गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का और वंदन अभिनंदन है बच्चों हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके फ्रांसीसी कंपनी को। फ्रांसीसी कंपनी पिछले आपने ईस्ट इंडिया कंपनी हमने बच्चों जब डिस्कस किया था तो आपको हमने बताया था कि बंगाल, मद्रास और बम्बई में जब इन्होंने प्रेसिडेंसी स्टेब्लिश कर लिए तो फिर हमने आगे तक उसको ले गए थे, कहाँ तक, 1717 तक जो आपका फरमान था, ठीक है, किसका, फर्रुखियर का। अब यहां से जो है भारत में अगर अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश करनी है, अगर अपने अधिकार को जमाना है, तो जो अन्य प्रतिद्वंदी हैं उनको बाहर करना होगा। तो अन्य प्रतिद्वंदियों में जो सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी रहा वो है फ्रांस। न केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक लंबा संघर्ष आप देखेंगे, ठीक है। और उस संघर्ष का इंपैक्ट जो है भारत पे भी दिखाई देगा। लेकिन दोनों कंपनियों की स्थापना में उनके स्वरूप में बच्चों काफी अंतर है, ठीक है। और ये अंतर जो है उनके हार और जीत का भी एक बड़ा क्या बनेगा, कारण बनेगा। तो जब भी आप ब्रिटिश कंपनी को पढ़ेंगे और फ्रांसीसी कंपनी पढ़ेंगे तो दोनों के स्वरूप और दोनों के स्ट्रक्चर में जो है आप काफी अंतर देखेंगे, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी थी और जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसमें क्या डिफरेंसेस थे। तो अगर फ्रांसीसी कंपनी आप देख रहे होंगे तो मंत्री कोलबर्ट हैं बच्चों ये, ठीक है। और इनका जो सबसे बड़ा रोल रहा वो कंपनी को स्टेब्लिश करने में रहा। कहते हैं फ्रांसीसी कंपनी जब बनी तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय जो है फ्रांसीसी कंपनी जब स्टेब्लिश की गई तो 1664 में स्टेब्लिश हुई थी। इस समय लुई 14वां बच्चों शासक हुआ करते थे। लुई 14th जो है इस समय क्या थे, शासक थे। उन्हीं के मंत्री थे कोलबर्ट, ठीक है, मंत्री कोलबर्ट थे। और मंत्री कोलबर्ट के कहने पर ही ये कंपनी क्या हुई थी, स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो मंत्री कोलबर्ट के कहने पर 1664 में यह कंपनी स्थापित हुई। अब ये कंपनी जो है कैसी कंपनी होगी, सरकारी कंपनी होगी, क्योंकि सरकारी आदमी के कहने पर हो रहा है। तो इस कंपनी का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, सरकारी कंपनी का। और ये आपकी फ्रांसीसी कंपनी के पराजय का एक बहुत बड़ा रीजन भी होगा, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो थी वहां पर बच्चों सबसे बड़ा फायदा इस बात को लेके था कि जब भी युद्ध होते थे तो वहां पर जो गवर्नर जनरल होता था उसे इस बात की परमिशन होती थी कि वो ग्राउंड लेवल पर जो है चीजों को डिसाइड कर सके, ग्राउंड लेवल पर चीजों को क्या करे, लीड कर सके, अपने अकॉर्डिंग, अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग जो है निर्णय ले सके। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर फ्रांसीसी राजा का जो कंट्रोल कंपनी पर बना हुआ था, फ्रेंच कंपनी पर, वो सबसे ज्यादा बच्चों क्या था, खतरनाक था। तो फ्रांसीसी कंपनी के लिए ये सबसे ज्यादा बच्चों क्या रहा, नुकसानदायक रहा। और यह फ्रांसीसी कंपनी पहली बार भारत में 1667 में भारत आती है, ठीक है, 1667 में भारत आई। और भारत में जो है इन्होंने 1668 में सूरत में ही पहली फैक्ट्री बनाई। अब इनकी फैक्ट्रियों को भी आप देखेंगे तो इनकी फैक्ट्रियां भी वहीं स्टेब्लिश की गई हैं जहां पर कभी अंग्रेजों की फैक्ट्रियां हुआ करती थी, ठीक है। यानी हर वो फैक्ट्री आगे देखेंगे आप तो ये आपके दक्षिण में मसूलीपट्टनम में बनाएंगे और उत्तर में इन्होंने कहाँ बनाया, सूरत में, जबकि यहीं पर अंग्रेजों की भी फैक्ट्री थी। सूरत अंग्रेजों का कभी केंद्र हुआ करता था, ठीक है। बाद में हमने आपको बताया ना कि 1687 में अंग्रेजों ने सूरत के बजाय बंबई को सेंटर बना लिया था, ठीक है। बंबई शहर स्टेब्लिश हो चुका था गैरोल डंगियार द्वारा। तो 1687 में अंग्रेजों ने सूरत के स्थान पर किसको बनाया, बंबई को मुख्यालय बनाया। इसका मतलब हुआ कि पश्चिमी तट पर जो मुख्यालय है, पहले बंबई से पहले कौन था, सूरत था। और उसी सूरत में अंग्रेज बच्चों आके क्या किए, मैंने फ्रेंच आके वहीं पर अपनी कंपनी को स्टेब्लिश कर दिए, ठीक है। तो एक द्वंद्व तो यूरोप में था ही, और वह द्वंद्व जो है भारत में भी दिखेगा। भारत में भी ये लोग वही कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय या उनकी फैक्ट्रियां हैं। वहीं पर बच्चों ये लोग भी आकर अपनी फैक्ट्री को क्या कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट जो है वो धीरे धीरे एक संघर्ष के तौर पर बच्चों क्या होगा, दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो दल आया, हमने कहा 1667 में पहला दल आता है फ्रांसिस कैरो के लीडरशिप में। 1667 में फ्रांसिस कैरो के लीडरशिप में ये पहला दल आता है, ठीक है। प्रथम दल जो है फ्रांसिस कैरो के लीडरशिप में आया। और 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना बच्चों क्या किया, स्टेब्लिश किया, ठीक है। यानी 1668 AD द टीम स्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, ठीक है।
फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। ठीक है, तो सूरत में इन्होंने क्या किया, पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश किया। अब आगे देखिएगा, तो 1669 में इन्होंने साउथ इंडिया बच्चों, जहां पर अंग्रेजों की फैक्ट्री थी मुसुलीपट्टनम, आपको याद है यहीं पर अंग्रेजों ने भी 1611 में बच्चों दक्षिण की पहली फैक्ट्री बनाया था। साउथ इंडिया में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री, दक्षिण में प्रथम फैक्ट्री जो है कहाँ थी, यहीं पर थी। तो मुसुलीपट्टनम में बच्चों इन्होंने क्या किया था, स्टेब्लिश किया था। तो मुसुलीपट्टनम नामक प्लेस पर जो है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री क्या किया था, बनाया था। ठीक है, पहली फैक्ट्री इन्होंने मुसुलीपट्टनम नामक स्थान पर बच्चों क्या किया, बनाया। यहीं पर कारखाना इन्होंने लगाया। अंग्रेजों ने भी लाकर बच्चों यहीं पर क्या किया, सॉरी फ्रेंच यानी फ्रांसीसी कंपनी भी यहीं पर लाकर क्या करती है, अपने कारखानों को बच्चों लगा देती है। फ्रांसिस मार्टिन का, देखिए फ्रांसिस मार्टिन बच्चों, फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मुसुलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व बच्चों सौंपा गया। यानी फ्रांसिस कैरो के बाद अगला जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन आया वो है बच्चों फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, और फ्रांसिस मार्टिन ही शुरू में जो है दोनों सेंटर को क्या करता, लीड करता। तो दो सेंटर इनके कौन थे, एक सूरत और दूसरा मुसुलीपट्टनम, सूरत और मुसुलीपट्टनम। तो ये दो इनके सेंटर हैं, सूरत और मुसुलीपट्टनम, दोनों सेंटर को लीड करता है फ्रांसिस कैरो, सॉरी फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, और 1672 में 1600 यानी 1672 में एडमिरल डे ने गोलकुंडा, ध्यान दीजिएगा, एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से बच्चों सेंथोमे छीन लिया। अब ये सेंथोमे किसके अधीन था, पहले यहां पर पुर्तगीज बस्ती हुआ करती थी, याद करिए, पहले यहां पर पुर्तगीज थे, फिर यही सेंथोमे बीच में अंग्रेजों के हाथ में भी गया था, फिर अंग्रेजों से बच्चों ये गोलकुंडा के सुल्तान के हाथ में गया, और गोलकुंडा के सुल्तान से सेंथोमे किसके हाथ में गया, फ्रेंच के हाथ में गया, फ्रांसीसियों के हाथ में। और ये सीक्वेंस कभी कभी क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, सेंथोमे बच्चों आपके पुंडुचेरी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये सेंथोमे जो है लास्ट में जो है किसके हाथ में आ गया, तो लास्ट में बच्चों आ गया किसके हाथ में, एडमिरल डे। तो एडमिरल डे ने छीना था, एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंथोमे को 1702 में जो है क्या किया, ले लिया। ठीक है, 1673 में फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने, फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने वलिकोंडापुरम के शासक जिसका नाम था बच्चों शेर खां लोधी, उससे एक छोटा सा क्षेत्र लिया जिसका नाम पड़ा पुंडुचेरी। ठीक है, तो पुंडुचेरी जो है किससे लिया गया था, तो वलिकोंडापुरम के शासक शेर खां लोधी से। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि शेर खां लोधी जो है लोधी डायनेस्टी का शासक है, तो लोधी डायनेस्टी के शासक शेर खां लोधी जी नहीं है, ये बेसिकली साउथ इंडिया के ही हैं, आपके गोलकुंडा से जुड़े हुए हैं। ठीक, इन्हीं से जो है वलिकोंडापुरम के क्या थे, ये शासक थे, और शेर खां लोधी से लेकर पुंडुचेरी स्टेब्लिश किया गया। और यही पुंडुचेरी का नेतृत्व जो है सबसे पहले फ्रैंको मार्टिन के द्वारा शुरू किया जाएगा। पुंडुचेरी का नेतृत्व जो है, पुंडुचेरी का नेतृत्व फ्रैंको मार्टिन के द्वारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन के द्वारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक, तो फ्रैंको मार्टिन बच्चों इसको लीड करेगा, सबसे पहले पुंडुचेरी को नेतृत्व देगा कौन, फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, फ्रांसीसी का भारत आगमन। ठीक है, तो ये तो आपने देख ही लिया। अब देखिए 1688 में, एकदम सीक्वेंस में चीजों को बता रहा हूं बच्चों, 1688 में डचों ने पुंडुचेरी छीन लिया। अब देखिए पुंडुचेरी स्थापित कब किया, तो पुंडुचेरी स्थापित हुआ बच्चों आपके शेर खां लोधी से लेकर 1673 में। पुंडुचेरी बना कब, 1673 में पुंडुचेरी बन रहा है, और मात्र कुछ साल बाद ही इनसे क्या किया गया, छीन लिया गया। ठीक है, किसने छीना, डचों ने छीना, लेकिन डचों ने जब छीन लिया तो भाई फ्रेंच बैठेंगे तो है नहीं, तो फिर क्या होगा, संघर्ष होगा। अब यहां पे आप देखिए यूरोपीय कंपनियों में इंटरनल क्लैश स्टार्ट हो चुका है। भारत में जो है एक दूसरे के क्षेत्रों में, एक दूसरे के केंद्र पर जो है इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। 1697 में रेजविक की संधि होती है, किसके किसके बीच, डचों और फ्रांसीसियों में। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, डचों एवं फ्रांसीसियों में संधि होती है।
डचों और फ्रांसीसियों में संधि होती है, ठीक है, डचों और फ्रांसीसियों में संधि होती है। तो यहां पर डचों एवं फ्रांसीसियों में जब ये संधि हुई तो फिर से हैंडओवर कर दिया गया, फिर से बच्चों ये वापस कर दिया गया, ठीक है। तो पौंडीचेरी जो है ये फिर से किसको मिल गया, फ्रांसीसियों को मिल गया। पौंडीचेरी जो है फिर से बच्चों किसे मिल गया, फ्रांसीसियों को मिल गया। तो 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर, बच्चों देखिए 1690 में 1619 में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने क्या किया, प्राप्त किया। चंद्रनगर फ्रांसीसियों को कब मिला, इसका एक ग्राफ बनाते जाना कि कौन सा शहर फ्रांसीसियों को कब मिल रहा है, उसका एक ग्राफ बना लेना, फिर इंडिया का मैप बना के उसको डिनोट कर देना, ठीक है। इंडिया का मैप बना के अपनी कॉपी में जहां भी आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, फिर उसको दिखाना। और 1742 में तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही बच्चों क्या रखा, सीमित रखा, यानी अभी ये जो है युद्ध वगैरह में इन्वॉल्व नहीं थे। 1742 के बाद बच्चों ये युद्ध में इन्वॉल्व होंगे, यानी पूरी तरह 1742 तक ये फ्रेंच कंपनी जो है वह कहीं न कहीं केवल और केवल क्या थी, व्यापार तक बच्चों सीमित थी। केवल जो है ट्रेड में इनका इंटरफेरेंस था, उसके अतिरिक्त जो है इनका इंटरफेरेंस किसी चीज में नहीं था, ठीक है। हाँ तुलसी डाल देना, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि इनका उससे पहले जो है किसी अन्य में इंटरफेरेंस बच्चों नहीं है। पूरा इनका जो है प्रयास है वो इस बात को लेके है कि ये जो है पूरी तरह से क्या करें, केवल व्यापार करें। लेकिन केवल व्यापार से इनका काम चलेगा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी कंपनी इनको व्यापार करने नहीं देगी और अंततः अंग्रेजी कंपनी और फ्रेंच कंपनी में क्या होगा, संघर्ष होगा। और उस संघर्ष का केवल एक रीजन ये नहीं होगा कि भारत के अंदर व्यापारिक मोनोपोली यानी ट्रेडिंग मोनोपोली को लेकर दोनों में संघर्ष हुआ, उसका इंपैक्ट, उसका रीजन जो है वो यूरोप में भी था। यूरोप में भी भारत और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक संघर्ष क्या था, चल रहा था, जिसका इंपैक्ट बच्चों भारत पर क्या हुआ, पड़ा। अब देखिए कहते हैं कि 1742 के बाद यानी 1742 तक तो ये कंपनी पूरी तरह से क्या रही, 1742 तक ये कंपनी भारत में जो है एक व्यापारिक कंपनी के रूप में बनी रही। 1742 के बाद यह कंपनी अपने पॉलिसी में चेंज लाती है और उस चेंज का इंपैक्ट ये रहा कि अब यहां से फ्रेंच साम्राज्यवाद क्या हुआ, शुरू हुआ, यानी फ्रांसीसी साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है, ठीक है। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद की क्या होती है, शुरुआत। और पुर्तगाली साम्राज्यवाद की शुरुआत कब हुई थी, तो पुर्तगाली साम्राज्यवाद की शुरुआत 1510 में तब हुई जब अल्बुकर्क ने क्या किया, गोवा विजय किया। सिकंदर के बाद जो है यह दूसरी विजय थी किसी यूरोपियंस के द्वारा भारत के किसी क्षेत्र का। इससे पहले सिकंदर ने बच्चों जीता था भारत के क्षेत्र को, और उससे सिकंदर के बाद जो है वह पहला व्यक्ति कौन है, वो है आपका अल्बुकर्क, जिसने गोवा को जीता। तो पुर्तगीज साम्राज्यवाद की शुरुआत हो रही है और यहां पर फ्रेंच साम्राज्यवाद की शुरुआत हो रही, और भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत हालांकि 1757 से माना जाता है कि 1757 से जो है बेसिकली जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रारंभ हुआ, ठीक है। लेकिन जो है यदि आप यहां पे देखें तो यहां पर फ्रेंच साम्राज्यवाद की शुरुआत बच्चों यहीं से होती है, और यहां पर जो इंपीरियलिज्म स्टार्ट किया फ्रांस ने, उसका इंपैक्ट जो है भारत में एक संघर्ष के रूप में दिखाई देगा। तो 1742 में डुप्ले बच्चों इस समय वायसराय है, डुप्ले इस समय क्या है, वायसराय है। तो डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में बच्चों नियुक्ति हुई, ठीक है। एक योग्य व्यक्ति था डुप्ले। कहते हैं डुप्ले को अगर फ्रांसीसियों ने थोड़े लंबे समय तक भारत में रहने दिया होता तो शायद इतिहास भारत में फ्रांसीसियों का होता, अंग्रेजों को ना होता। लेकिन इसको वापस बुलाना एक बहुत बड़ी पराजय का कारण बना फ्रांसीसियों का बच्चों आगे चलकर। तो यहां पर डुप्ले आता है, ठीक है। और ये बच्चों आपका डुप्ले है, देख रहे होंगे, काफी स्मार्ट भी है, ठीक है। बाल जो है पूरे करली बाल है, ठीक है। क्या मतलब ये लोग कराते होंगे, बाल को करली कराते होंगे जैसे आजकल महिलाएं कराती हैं, हालांकि पुरुष भी कराते हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये एक फैशन सा बना हुआ है, ठीक है, एक फैशन सा बच्चों बना है, ठीक है। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि इनके द्वारा जो है क्या किया गया है, इनके द्वारा जो है
हाँ देखिए, तो यहां पर जो है डुप्ले जो है काफी बच्चों योग्य व्यक्ति था, और डुप्ले ने ही देखिए कह रहा है कि दिस वाज द फॉलोड बाय द थ्री कर्नाटका वॉर्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन विच द लास्ट डिफीट वाज दैट ऑफ द फ्रेंच, यानी इसके समय से ही आपका फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच संघर्ष शुरू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्नाटक युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो 3 कर्नाटक युद्ध बच्चों लड़े गए, और वो 3 कर्नाटक युद्ध जो हैं उनको जरा देखिएगा। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ठीक है, पहले ग्राफ बना दे रहा हूं मैं, जो प्रथम कर्नाटक वॉर है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका 1746 से 48 तक रहा। ठीक है, और इसका जो कारण है बच्चों, अगर कारण की बात करें तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर जो है इंग्लैंड और फ्रांस आपस में संघर्ष में बच्चों क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए, और इसकी जो समाप्ति होती है वो होती है बच्चों आपकी, युद्ध की समाप्ति जो है ला शेपेल की संधि से हुई। कौन सी संधि? ला शेपेल की संधि। ठीक है, तो ला शेपेल की संधि जो है, इस संधि से यह युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और यह संधि होती है कब? 1748 में। इसी में आपका सेंट थोमे का युद्ध होगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका रीजन है, ठीक है, कारण है। ठीक, दूसरा जो होता है यानी सेकंड कर्नाटक वॉर जो आपका हुआ, तो सेकंड कर्नाटक युद्ध जो है उसकी जो डेट है वो है 1749 से 54 तक। ठीक है, और इसका जो रीजन है ये आपके हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर लड़ा गया। हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर ये लड़ा गया। हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर यह लड़ा गया। ठीक है, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर लड़ा गया, और ये पुंडुचेरी की संधि से समाप्त हुआ। ये आपका पुंडुचेरी की संधि से क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, पुंडुचेरी की संधि से क्या होता है, समाप्त। और थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड कर्नाटक वॉर, तो ये 1756 से 63। इसका रीजन क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच बच्चों हुआ, यूरोप में शुरू होता है, और यहाँ ये समाप्त होता है पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि, यहाँ पर ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ 1763 में। ठीक है, और इससे थर्ड कर्नाटक वॉर के अंतर्गत जो है आपके वांडीवास का युद्ध है जो लड़ा गया, और उस वांडीवास के युद्ध से फ्रांसीसी कंपनी जो है भारत में पूरी तरह क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंच कंपनी जो है वो पूरी तरह बच्चों कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी जो है यहाँ पर पूरी तरह क्या होती है क्या होती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पे पूरी तरह क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। ठीक, अब देखिए, अब बच्चों देखिए, तो यहां से जो है वो तो मैंने ग्राफ बना दिया, अभी आता हूं उस पे, एक सेकंड। चलिए देखिएगा, तो कह रहा है कि 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में बच्चों पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये तो मैंने पहले भी बता ही दिया था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का जो मुख्य कारण है वो व्यापार पर एकाधिकार को लेकर है और राजनैतिक कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि अब जो है भारत में पॉलिटिकल जो सेंट्रल पॉलिटिक्स थे वो कमजोर पड़ गई थी। तो सेंट्रल पॉलिटिक्स में चूंकि औरंगजेब की बच्चों, अब देखिए कुछ समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, और मुगलिया सल्तनत जो है वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रही है। जो राज दरबार है वो षड्यंत्रों का गढ़ बन चुका है। राज दरबार में तुरानी गुट
भारतीय गुट, ईरानी गुट, तमाम ऐसे गुट बन चुके हैं जो किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। तो अब जो है, जो मुगलिया सल्तनत जो सबसे मजबूत कंडीशन में थी, वो स्वयं बच्चों अपनी समस्याओं से जूझ रही है। तो यहां पर अब किसी बाहरी शक्ति को अपना फायदा, अपना मौका उठाने का, यानी यहां पर एक अवसर था उनके लिए कि लाभ उसका लिया जाए। तो ऐसा इन्होंने करने की कोशिश भी किया और 1742 में पौंडीचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले आता है, ठीक है। और डुप्ले जब आया बच्चों तो उसने क्या किया, 46 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। और मद्रास बच्चों ये किसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। तो यहाँ पर 46 में इन्होंने आपके डुप्ले ने बच्चों मद्रास पे क्या किया, अधिकार कर लिया। तो डुप्ले ने जब मद्रास पर अधिकार किया तो यहाँ संघर्ष छिड़ेगा। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में बढ़ चुका था। अब कोई मजबूत सत्ता हिंदुस्तान में नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी शक्तियों में बच्चों ये क्या थे, बटे हुए थे, ठीक है। और इन्हीं परिस्थितियों का लाभ जो है यूरोपियन कंपनी लेना चाहती थी, क्योंकि भारत में अब अकेले कोई उतना मजबूत शक्ति नहीं थी यदि मराठों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो अब इसका लाभ कंपनियों ने उठाना चाहा। दक्षिण क्षेत्रों में विशेषकर जो आपका कर्नाटक है, मद्रास है, पुडुचेरी है, यहां पर बच्चों राजनीतिक अस्थिरता थी, ठीक है। कोई मजबूत शक्ति साउथ के क्षेत्र में उस समय नहीं थी। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-चैपेल की संधि से होगी। पहली वाली संधि की बात कर रहा है, लेकिन पहले वाली संधि की थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूं। जैसे यहां पर अभी आपने देखा कि भाई यहां पर मद्रास पर जो है फ्रांसीसियों ने कब्जा किया, ठीक है। लेकिन इससे पहले हुआ यह था कि जब यूरोप में जो है यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर, ठीक है, जब यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर जब यूरोप में संघर्ष छिड़ा, तो डुप्ले ने जाकर पहले तो अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर से उसने बात किया कि भाई वहां पर जो संघर्ष छिड़ा है उसका इंपैक्ट हम लोगों पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा बच्चों हुआ नहीं। और कहते हैं कि ला बर्नेट बच्चों, ठीक है, ला बर्नेट ने क्या किया कि डुप्ले की जो नौसेना थी, ठीक है, डुप्ले की जो जहाजें थी पानी में, तो ला बर्नेट ने उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ला बर्नेट जो है फ्रांसीसी नौकाओं पर कब्जा कर लेता है। मजबूर होकर डुप्ले को अपने मॉरिशस के सेंटर से, मॉरिशस भी उस समय था बच्चों, वहां पर भी फ्रेंच सेना थी, तो मॉरिशस में उसने ला बुर्दुने से सहायता मांगी। किससे मांगी, ला बुर्दुने से। तो ला बुर्दुने से जब उसने सहायता मांगी तो ला बुर्दुने आकर पीछे से पानी की तरफ से घेर लेता है किसको, ला बर्नेट को। अब मद्रास बच्चों क्या हुआ, गिर गया। और इस तरह मद्रास बच्चों किसके अधीन आ जाता है, फ्रांसीसियों के अधीन। तो मद्रास को यहां पर फ्रेंच ने क्या किया, जीत लिया। लेकिन जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो आपकी इसी एक्स-ला-चैपेल की संधि के द्वारा मद्रास जो है ये वापस दे दिया गया बच्चों, किसे, अंग्रेजों को, ठीक है। अंग्रेजों को मद्रास वापस सौंप दिया गया। इसके बदले अमेरिका में एक क्षेत्र जो है वो फ्रांसीसियों को दिया गया था, उसका एग्जैक्टली मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और वह क्षेत्र बच्चों किसे दिया गया, आपके फ्रांसीसियों को दिया गया। ऐसा नहीं है कि केवल जो है यहां पर अंग्रेजों को लाभ हुआ, मद्रास उनको वापस मिल गया, फ्रांसीसियों को भी क्षेत्र जो है हैंडओवर किया गया, उनको वापस किया गया था, ठीक है। तो युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब के पास, देखिए जो सेकंड है, सेकंड में क्या दिक्कत है, सेकंड में दिक्कत यह है कि जो सेकंड कर्नाटक वॉर है, तो सेकंड कर्नाटक वॉर यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दिक्कत यह है 1600, हाँ इसको मैंने आपको बताया कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये 49 से 56 तक होगा, ठीक है। अब इसमें जो है आप देखेंगे कि जो हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद के निजाम की 48 में मृत्यु हो जाती है। निजाम की बच्चों क्या हुई, 1748 में निजाम की मृत्यु हो गई। और जब निजाम की मृत्यु हो गई तो निजाम की मृत्यु होने के उपरांत जो है क्या हुआ कि हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। किसके किसके बीच, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच जब उत्तराधिकार का मुद्दा यहाँ पे छिड़ा, ठीक है,
तो इसी हैदराबाद के अधीन होता था बच्चों कर्नाटक, जिसकी राजधानी थी अर्काट। इसी हैदराबाद के अधीन होती थी आपका, माने जैसे हैदराबाद कभी स्वतंत्र हुआ था 1724 में चिनकिलिज खां के लीडरशिप में, किससे? मुगल सल्तनत से। लेकिन मुगल सल्तनत से अभी इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था, सैनिक और आर्थिक सपोर्ट जो है वो हैदराबाद का मुगल बादशाह के साथ जुड़ा हुआ था, वो पूरी तरह से अलगाव की स्थिति नहीं थी। ऐसी ही स्थिति कर्नाटक की भी थी। कर्नाटक की राजधानी जो है, कर्नाटक की राजधानी क्या थी? अर्काट, ठीक है। और कर्नाटक जब अलग हुआ तो यहां पर चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच, चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच बच्चों क्या होता है? संघर्ष होता है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, इससे पहले ये हुआ था, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रहा था, ठीक है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें जो है जब मद्रास को जीतने की बात आई थी, तो मद्रास को जीतने के लिए डुप्ले बच्चों, चूंकि उस समय का जो मद्रास है वो कर्नाटक क्षेत्र पर पड़ता था। कर्नाटक की जो भौगोलिक कंडीशन आज की डेट में है वो आज की तरह नहीं थी। जो तमिलनाडु वाला रीजन है वो कर्नाटक का पार्ट हुआ करता था और मद्रास कर्नाटक का भाग था, ठीक है। और कर्नाटक में उस समय कौन था? अनवरुद्दीन, ठीक है। तो जब डुप्ले ने जब मद्रास पर अटैक किया था तो उसने अनवरुद्दीन को परमिटेड किया था, अनवरुद्दीन से परमिशन लिया था, भाई आप विदेशी हो और आप आकर हमारे देश में हमारे भूभाग पर लड़ रहे हो, ठीक है, ये तो गैरकानूनी हो गया ना। तो उसने जो है डुप्ले ने लालच दिया था अनवरुद्दीन को कि भाई मद्रास जीतकर हम तुम्हें हैंडओवर कर देंगे। तो जब मद्रास जीतकर हैंडओवर नहीं किया तो अनवरुद्दीन ने क्या किया कि महफूज खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? महफूज खां के नेतृत्व में 20,000 की सेना डुप्ले के विरुद्ध बच्चों क्या किया? भेज दिया। और डुप्ले के विरुद्ध जब 20,000 की आर्मी आई तो डुप्ले ने क्या किया? मात्र 400 सैनिकों के साथ, ठीक है, अडयार नदी के तट पर, कौन सी नदी? अडयार नदी। अडयार नदी के तट पर एक प्लेस है जिसका नाम है सेंट थोमे, ठीक है। तो यहां सेंट थोमे में उसने इनको क्या किया? डिफीट कर दिया। इसे कहते हैं सेंट थोमे का युद्ध। इस युद्ध ने आने वाले समय में यूरोपियंस को जो है एक बड़ा मैसेज दिया, मैसेज इन द सेंस कि आप जो है टेक्निकली, आप अपनी सैन्य क्षमता, अपनी सैन्य प्रशिक्षण, आपकी जो युद्ध करने की शैली है, आपके वेपन्स जो है वो कई गुना जो है वो आपके भारतीयों से बेहतर है। यानी 20,000 इंडियन आर्मी को यदि 400 फ्रेंच आर्मी अगर डिफीट कर रही सेंट थोमे के युद्ध में, तो ये एक बड़ा मैसेज था, एक बड़ा मोटिवेशन था आने वाले समय के लिए, यूरोपियंस के लिए बच्चों, कि आप आसानी से हिंदुस्तान को गुलाम बना सकते हैं। तो सेंट थोमे का वार जो है वो पार्ट है आपके फर्स्ट कर्नाटक वॉर का, ठीक है। और वो एक बड़ा मैसेज था, ठीक है, वो बच्चों एक बड़ा क्या है? मैसेज था, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा मिस कर गया था, भूल गया था, ठीक है। तो यहां पर डुप्ले ने क्या किया? अब देखिए डुप्ले वहां पर डिफीट कर चुका है किसको? अनवरुद्दीन को, ठीक है। तो जस्ट सीधी सी बात है, अनवरुद्दीन उसका रिवेंज लेगा। अब अनवरुद्दीन के खिलाफ यदि डुप्ले एक बड़ा मजबूत गठबंधन बना ले तो उसके लिए ये क्या होगा? आसान होगा। और यही काम डुप्ले बच्चों यहां पर करता है। तो डुप्ले ने क्या किया कि डुप्ले बच्चों तुरंत उसने अनवरुद्दीन के विरोधी चंदा साहब को समर्थन दिया, ठीक है। अब भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में फ्रेंच यानी यूरोपियंस जो है वो एंट्री करेंगे, ठीक है। अब यहां पर फ्रेंच यानी यूरोपियंस एंट्री करेंगे। तो यहां पर आप देखिए तो बच्चों, तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग हो गए। तो यहां पर देखिए अब डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने, देखो डुप्ले ने यहां पर जो है हैदराबाद में उसने सपोर्ट किया किसे? मुजफ्फर जंग को, ठीक है। और यहां पर सपोर्ट किया किसे? चंदा साहब को। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले तीनों का एक गठबंधन बन गया, ठीक है, तीनों का गठबंधन बन गया। तो अंग्रेजों ने सपोर्ट कर दिया किसे? अनवरुद्दीन को और नासिर जंग को। तो जो द्वितीय कर्नाटक वार शुरू हुआ उसमें चंदा साहब और डुप्ले और मुजफ्फर जंग ने मिलके 1749 के एक युद्ध था बच्चों, उसका नाम है बेलूर का युद्ध शायद है, ठीक है। वेलूर का युद्ध अगर मैं
थोड़ा सा मिस नहीं कर रहा हूं तो उसका नाम है बेलूर का वार ऑफ बेलूर, ठीक है। उसमें जो है अनवरुद्दीन को हरा के इनको क्या किया, मार दिया। अब इसका बेटा है बच्चों मोहम्मद अली, ठीक है। तो डुप्ले माने चंदा साहब ने सोचा कि मोहम्मद अली को भी क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, क्योंकि कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल बचा रहा तो आगे चलकर वो क्या करेगा, दावा करेगा उत्तराधिकार की। तो चंदा साहब एक सैन्य टुकड़ी लेकर वो मोहम्मद अली का पीछा करता है। मोहम्मद अली जाकर त्रिचनापल्ली के किले में छिप जाता है और चंदा साहब जो है वो त्रिचनापल्ली के किले का बच्चों घेरा डाल देता है, ठीक है। तो जब चंदा साहब ने त्रिचनापल्ली के किले का घेरा डाला, अब यहीं पर अंग्रेजों में एक नाम उभर कर आता है, वो नाम है बच्चों क्लायू, ठीक है। वो नाम है क्लायू। अंग्रेजों ने यहां पर क्या किया, अंग्रेजों ने सलाह दिया, क्लायू सलाह देता है अंग्रेजों को कि क्यों ना हम कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अटैक करें, ठीक है। क्योंकि चंदा साहब अपनी राजधानी को बचाने के लिए क्या करेगा, वापस जाएगा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में हम मोहम्मद अली को भी बचा सकते हैं और उसकी राजधानी अर्काट को जीत भी सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो मौका है, अवसर है, ठीक है, कि हम दोनों चीजों को क्या करें, कवर कर सकते हैं। और यही हुआ। कहते हैं कि अंग्रेजों ने जब अर्काट पर अटैक किया तो चंदा साहब ना तो त्रिचनापल्ली बचा पाया और ना ही बच्चों अर्काट बचा पाया। और इस तरह क्या होता है, अंग्रेज बच्चों दूसरे में क्या रहे, विजयी रहे। यानी पहला जहां पर डुप्ले ने रणभूमि जीता था, वहीं सेकंड जो है अंग्रेजों के लिए बच्चों क्या रहा, लाभदायी रहा, ठीक है। तो दूसरा जो करना आपका युद्ध है, सेकंड जो आपका युद्ध रहा, उसमें हमने आपको बता ही दिया। ये सब तो हो ही गया था। पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, मद्रास का अंग्रेज गवर्नर उस समय कौन था, मोर्श, ठीक है, जिससे बात करने गया था डुप्ले प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय। और पुडुचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। देखिए मद्रास और पुडुचेरी, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी बताया, ये दोनों बंदरगाह आपके कर्नाटक स्टेट के अंतर्गत आते थे। आज की डेट में आपका बच्चों कहां पे होगा, तो आज की डेट में आप कहेंगे तो वो होगा आपका बच्चों किस में, तो वो होगा आपका तमिलनाडु में। वर्तमान में कहां है, तमिलनाडु में, ठीक है। वर्तमान में तमिलनाडु में होंगे। तो डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे, ठीक है। पहले युद्ध की बात हो रही, लेकिन युद्ध हुआ और मद्रास की संधि के द्वारा जो है ये चीजें बच्चों सॉर्ट आउट हो गई थी। तो ये तो मैंने बता ही दिया है। अब आगे जो है, हाँ ये भी मैंने बता ही दिया, अडयार के समीप जो है सेंट थोमे का युद्ध, ठीक है। सेंट थोमे का युद्ध एक्सला सापेल की संधि से बच्चों ये समाप्त हो गया। अब यहाँ पे कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार की वजह से जो है दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा हुआ। तो ये आपके बच्चों निजामुल मुल्क हैं, जिन्होंने 1724 में आज़ाद किया था किसको, हैदराबाद को। 1724 में हैदराबाद को इन्होंने क्या किया, अलग किया था, आज़ाद किया था। और ये नासिर जंग है, ठीक है। अब ठीक उस देखिए यहाँ पर जो है ये बात भी मैंने बता ही दिया जो है, ठीक है, कि अनवरुद्दीन तथा उनके भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच जो है कर्नाटक में संघर्ष शुरू हो गया और हैदराबाद में जो है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच संघर्ष शुरू होता है, ठीक है, अनवरुद्दीन और चंदा साहब, ठीक। तो इनके बीच संघर्ष शुरू हुआ। अब मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित किया गया। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित किया, जिसकी वजह से देखिए मुजफ्फर जंग की पद पर आसीन होने के पूर्व ही हत्या कर दी गई। इस स्थिति में बच्चों नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का क्या किया गया, नवाब बनाया गया। नासिर जंग की हत्या होने पर, मतलब जब बच्चों मुजफ्फर जंग की हत्या हो गई तो नासिर जंग का छोटा भाई था जिसका नाम था सलावत जंग, उसे बनाया गया और यह संघर्ष आगे चलकर सलावत जंग और नासिर जंग के बीच हो गया। तो अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग तथा कर्नाटक के अनवरुद्दीन का क्या किया, साथ दिया। अंग्रेज चले गए नासिर जंग के साथ और कर्नाटक में अनवरुद्दीन के साथ, जबकि फ्रांसीसी चले गए कर्नाटक में चंदा साहब के साथ और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग के साथ, ठीक। और 3 अगस्त 1749 को बिल्लोर, हाँ सही बताया था मैंने, बिल्लोर के निकट अंबूर का युद्ध है बच्चों, ठीक है। अंबूर, जो अंबूर का युद्ध लड़ा गया, इसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है। अनवरुद्दीन जब इस युद्ध में बच्चों मारे गए, ये देखिए हैदराबाद की मतलब वो मतलब
हायरार्की है, अनवरुद्दीन और मुजफ्फरजंग। ठीक है, तो यहाँ पर अनवरुद्दीन के नीचे कौन आएगा, सपोर्टेड बाय ब्रिटिश, और यहाँ पर सपोर्टेड बाय फ्रेंच। ठीक है, तो ये पूरी इस तरह से हायरार्की यहाँ पर बनी हुई है। एक बार आप फिगर को देख लेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फिगर को देखेंगे बच्चों तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देख लिया मैंने, हालांकि ग्राफ इसका बना ही दिया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यहां पर इसको सही कर लीजिएगा। ये आपका, ये बच्चों आपका 49 है। ठीक है, ये 49 है और ये आपका 54 है। ठीक है, तो विपरीत परिस्थितियों में फ्रांसीसी डुप्ले बच्चों अपना धैर्य बनाए रखता है और मराठा और मैसूर के शासक को अपने पक्ष में भी कर लिया। सारी रणनीतियां हारने के बावजूद भी डुप्ले बहुत जल्दी बच्चों चीजों को रिकवर कर रहा था। ठीक है, चीजों को फिर से वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, फ्रांस की सरकार डुप्ले को इसी समय क्या करती है, वापस बुला लेती है। और ये सबसे बड़ी क्या थी, भूल थी, क्योंकि ब्रिटेन यूरोप में इस बात को लेकर दबाव बना रहा था कि भारत में जो भी संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के पीछे सबसे ज्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो डुप्ले है। और इसीलिए बच्चों फ्रेंच जो है दबाव में जो है डुप्ले को क्या करते हैं, कमबैक कर लेते हैं, वापस बुला लेते हैं। तो डुप्ले का वापस जाना जो है फ्रांसीसियों की पराजय का सबसे बड़ा रीजन था। ठीक है, 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर क्या किया, आक्रमण किया और नासिर जंग ने मुजफ्फरजंग को बंदी बना लिया। ठीक, यानी नासिर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। अंततः जब डुप्ले चला गया तो नासिर जंग बच्चों विजयी हो गया और इस समय डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया और 1750 ईस्वी के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। ठीक है, अभी डुप्ले है बच्चों, गया नहीं है। 1751 में क्लायू ने कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब क्लायू बच्चों एक तरफ से लीडिंग रोल में आया और चंदा साहब की जगह उसने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया, क्योंकि यही मोहम्मद अली आके जो है त्रिचनापल्ली के किले में क्या था, छुपा हुआ था। ठीक, और चंदा साहब अपनी सेना लेकर जो है वो त्रिचनापल्ली के किले का घेरा डाल रखे थे। ठीक है, त्रिचनापल्ली के किले का घेरा डाले थे, तो इसका फायदा उठाया क्लायू ने और क्लायू बच्चों जीत लेता है। तो डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया और उसकी जगह कौन भेजा गया, गोडोहू। ठीक है, गोडोहू निहायत गधा ही था। ठीक है, एकदम जैसा नाम वैसा काम। ठीक, तो 1755 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी की संधि हो जाती है और इससे द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपको ग्राफ में भी बता ही दिया है। ठीक है, वो तो मैंने बच्चों आपको ग्राफ में भी बता दिया था। ठीक, वो तो मैंने आपको ग्राफ में भी बता दिया था। अब देखिए, कर्नाटक की द्वितीय युद्ध ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत में आने वाला जो समय है वो अंग्रेजों का है। ठीक है, भारत में आने वाला जो समय है वो अंग्रेजों का है। ठीक, और अंग्रेजों को भी अब क्लायू जैसा एक लीडर बच्चों मिल चुका था। ठीक है, क्लायू काफी बुद्धिमान और काफी बेहतर कूटनीतिज्ञ था। संधि के प्रावधान को केंद्रित किया गया था कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ना तो हस्तक्षेप करेंगी और ना ही किसी भारतीय राजा से कोई उपहार गिफ्ट वगैरह लेंगी। ये पुंडुचेरी की संधि का बच्चों प्रपोजल्स था, प्रावधान था। ठीक है, तो सफलताओं को देखिए, रॉबर्ट क्लायू को बच्चों अब यहां पर इंपॉर्टेंस मिलने लगा, क्योंकि रॉबर्ट क्लायू के लीडरशिप में जो है, रॉबर्ट क्लायू के लीडरशिप में जो है क्या था, ये जीते थे। तो रॉबर्ट क्लायू के लीडरशिप में जो है अब आगे भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लायू की लीडरशिप में ही बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, तो यहां पर जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, ठीक है, ये 56 है बच्चों। 1760 में मद्रास तथा पुंडुचेरी के बीच स्थित जो वोंडीवास नामक स्थान है बच्चों, वहां पर युद्ध होता है। यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, हालांकि ये सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से लड़ा गया। सप्तवर्षीय युद्ध
7 वर्षों तक चला फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, कहां पर, यूरोप में। उसका इंपैक्ट भारत पे भी पड़ा और भारत में युद्ध की जो शुरुआत होती है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, इसमें जो अंग्रेज थे बच्चों वो क्या रहे, विजयी रहे। कहा जाता है कि वॉन्डिवास एक स्थान है जहां पर फ्रांसीसी बुरी तरह बच्चों पराजित हो जाते हैं। इसे कहते हैं वॉन्डिवास का युद्ध। 1760 में वॉन्डिवास नामक स्थान पर, यह वॉन्डिवास कर्नाटक में है। कहां पर है ये, कर्नाटक में, ठीक है। तो वॉन्डिवास का युद्ध होता है जिसमें आपके फ्रेंच जो है बुरी तरह हार जाते हैं। इस समय फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी था, बुस्सी को अंग्रेजों ने बच्चों बंदी बना लिया, ठीक है। फ्रेंच सेनापति इस समय कौन था, बुस्सी, उसको अंग्रेजों ने क्या किया, बंदी बना लिया। और वॉन्डिवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यह युद्ध बच्चों बहुत क्या था, महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार ने भारत में उनके भविष्य को पूरी तरह क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और भारत की भूमि पर एक दूसरे विदेशी अंग्रेज जो थे उन्होंने मोनोपोली अपनी क्या की, बना ली, ठीक। तो संधि में यह शर्त रखी गई थी कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। जो पेरिस की संधि होती है 63 में, इस संधि से थर्ड कर्नाटक वार समाप्त होता है। उसमें जो प्रावधान और प्रपोजल रखे गए वो ये रखे गए कि भाई अब जो है आप भारत में आर्मी नहीं रखोगे तो कैसे आप जो है प्रतिस्पर्धा करोगे अंग्रेजों की। फ्रेंच पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को क्या किया, उखाड़ कर फेंक दिया, ठीक है। अब फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए और अंततः बच्चों इस पेरिस की संधि से दोनों के बीच समझौता हो जाता है, संघर्ष क्या हो गया, समाप्त हो गया। पौंडीचेरी और चंद्रनगर, देखिए ध्यान दीजिएगा, पौंडीचेरी और चंद्रनगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए। और आप जानते हैं यही वो क्षेत्र हैं जब आजादी के बाद तक जो है ये फ्रांसीसियों के हाथ में बच्चों बने रहेंगे, ठीक है। और 54 में आजाद हिंदुस्तान के बाद जो है ये हैंडओवर होंगे किसको, भारत को, ठीक। तो हालांकि अब इनके रहने का कोई मतलब नहीं था, ये ऐसे प्रतिद्वंदी नहीं रह गए कि अब ये अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, ठीक है। अब ये अंग्रेजों का मुकाबला करने की कंडीशन में नहीं थे, बस ये जिंदा थे एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनैतिक गुलामी का मार्ग क्या किया, खोल दिया। क्यों खोल दिया, क्योंकि फ्रांसीसी थे तो एक तरह से कहीं ना कहीं अंग्रेजों को एक प्रतिद्वंदी मिलता था, टक्कर देता था, ठीक है। अब ये दक्षिण में फ्रांसीसियों की हार ने भारत में राजनैतिक खोखलापन बच्चों ला दिया। यही वो समय है जब मात्र 3 सालों बाद, ठीक है, मात्र 1 साल बाद यानी 1761, याद करिए ये 1760 में वॉन्डिवास हो रहा है, 1761 में पानीपत तृतीय युद्ध होगा जिसमें मराठे अब्दाली से हार जाएंगे बुरी तरह। और मराठों के हारने का मतलब था कि हिंदुस्तान की भूमि जो है वीरों से खाली हो गई, यानी अब आपकी भूमि जो है वो पूरी तरह से एक राजनैतिक वैक्यूम की कंडीशन में थी कि कोई भी एक योग्य पर्सन आता और उस पर अपनी सत्ता जमा सकता था। और उसी का लाभ उठाया बच्चों किसने, अंग्रेजों ने। आप देखो जब मराठे हार गए पानीपत तृतीय युद्ध में, दक्षिण में फ्रांसीसी हार गए वांडीवास के युद्ध में 1760 में, और उत्तर में मुगलिया सल्तनत जो है वो बिखर चुकी है। बंगाल, अवध, हैदराबाद मुगल सल्तनत से आउट हो चुके हैं। मालवा राजपूताना क्षेत्र में नए राज्यों का उदय हो चुका है। जाट सिख राज्य अस्तित्व में आ चुके हैं। पूरी तरह से राजनीतिक विखंडन की क्या है, स्थिति है। और जो मजबूत मराठे थे वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। 1757 का प्लासी युद्ध लड़कर अंग्रेज अपनी कूटनीतिक अपनी योग्यता को साबित कर चुके हैं, उनका मनोबल आसमान में है। उत्तर भारत में बंगाल को जीतना प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ, दक्षिण में फ्रांसीसियों को हरा देना, मराठों का कमजोर हो जाना पानीपत तृतीय युद्ध में, ये सारी वो परिस्थितियां थी जिन्होंने बक्सर के युद्ध को क्या कर दिया, असंभावी बना दिया। ऐसा ये पॉलिटिकल कंडीशन ना होती तो 1764 में बक्सर का युद्ध मुगल सल्तनत के बादशाह के विरुद्ध न लड़ा जाता, ठीक है। अंग्रेजों की हिम्मत न होती बच्चों, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि सारी परिस्थितियां उनके क्या है, अनुकूल हैं, सारे ग्रह नक्षत्र जो है उनके साथ हैं। तो जब ग्रह नक्षत्र सारे आपके साथ हों तो आपको कोई भी निर्णय, कोई भी काम जो है वो कर लेना चाहिए, जैसा अंग्रेजों ने किया, ठीक है, जैसा अंग्रेजों ने बच्चों किया। तो यहां पर आप देखिए ये है बच्चों आपका डुप्ले, ठीक है। डुप्ले के विषय में व्यक्तिगत तौर पर अगर आपको जानना है, ये थोड़ी सी उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में है कि भाई पहले वो नौकर था, ठीक है, नौकरी करता था फ्रांसीसी कंपनी में। बाद में कंपनी के संविधान में व्यापक बदलाव करने के कारण बच्चों वो निलंबित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था डुप्ले को। फिर 1730 में डुप्ले अपना मुकदमा जीत गया और चंद्रनगर का इसे गवर्नर बना के भारत भेजा गया।
41 में डुप्ले पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बन जाता है। 41 में 41 में 1741 में ये पौंडीचेरी का क्या बना, गवर्नर जनरल बना। और पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने के बाद बच्चों उसने पौंडीचेरी की रक्षा व्यय में वृद्धि की और यानी डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी इस पर बड़ी राशि बच्चों उसने खर्च किया, यानी आर्मी को मजबूत करने में डुप्ले ने। और 2 कर्नाटक युद्धों का विश्लेषण नेता के रूप में डुप्ले की कूटनीति को सिद्ध करता बच्चों, ठीक है। ये बेहतर कूटनीतिज्ञ माना जाता है दोनों युद्धों को ध्यान में रखते हुए। और डुप्ले ने इतिहास से उदाहरण देकर कि विशिष्ट परिस्थितियों में किए गए वादे कभी भी निभाए नहीं गए, ठीक है। युद्ध में वादा निभाया कहा जाता है बच्चों। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में इंटरफियर करना शुरू किया, ठीक है। आपके कर्नाटक और हैदराबाद की पॉलिटिक्स में इसने इंटरफियरेंस किया। उसने हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहब का समर्थन किया और वे सफल हुए, ठीक है। डुप्ले ने वास्तव में भारत में सहायक संघ की प्रथा को स्थापित किया, ठीक। सहायक संघ की प्रथा बच्चों सबसे पहले इसी ने चलाया था, बाद में लॉर्ड वेलेस्ली क्या करेगा, इसको विस्तार देगा अपनी साम्राज्यवादी नीति के लिए, ठीक है। और उसने हैदराबाद में सूबेदार के खर्च पर फ्रांसीसी सेना को क्या किया था, रखा था। तो भाई आपकी सुरक्षा के नाम पर आपके ही पैसे पर सेना रखी जाए, यही तो सहायक संधि है। साथ में एक रेजिडेंट भी रख दिया जाए, आपकी फॉरेन पॉलिसी पर कंट्रोल कर लिया जाए, यही तो बच्चों आगे चलकर आपकी सहायक संधि का मूल आधार बनेगा। इसने भी हैदराबाद के सूबेदार के खर्च पर अपनी सेना उसकी सहायता के लिए उसी के राज्य में रखी थी। तो यही आगे चलकर सहायक संधि का क्या बनेगा, आधार बनेगा। अंग्रेज सफल इसलिए रहे क्योंकि वो फ्रांसीसियों की तुलना में बच्चों आर्थिक रूप से अंग्रेज ज्यादा मजबूत थे। प्लासी जीतकर उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया था और बंगाल के धन का उपयोग जो है उन्होंने आगे चलकर भारत को जीतने में क्या किया, यूज किया, जिसकी वजह से बच्चों वो भारत को क्या किए, जीत पाए। दूसरा ये था कि उनको ग्राउंड लेवल पर डिसीजन लेने की परमिशन थी, जबकि फ्रांसीसियों को बच्चों निर्णय लेने के लिए फ्रांसीसी राजा से अनुमति लेना पड़ता था। तो आज की जो हमारी क्लास है, ठीक है, इसमें हमने आपको ये बता दिया कि भाई दोनों कंपनियों के बीच युद्ध हुए। अब काउंट डी लाली को फ्रांसीसी का प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया और लाली बच्चों क्रोधी, अदूरदर्शी और कटुभाषी था, ठीक है। और ये अंतिम कील साबित हुए काउंट डी लाली फ्रांसीसियों के भारत में। इन्हीं के समय फ्रांसीसी पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और आग फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस यूरोप के अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। तो इंग्लैंड ने इन युद्धों से बचा रहा क्योंकि यह एक पृथक बच्चों द्वीप के रूप में स्थित था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखें तो ये काउंट डी लाली की चर्चा है, इसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। काउंट डी लाली की चर्चा बच्चों हम लोग कल कर लेंगे और जब हम डेनिश कंपनी करेंगे तो डेनिश कंपनी के साथ उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डेनिश कंपनी के साथ बच्चों उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये आपका कोहिनूर हीरा है जो आपके गोलकुंडा की खान से मिला था और अंग्रेजों के पास बच्चों क्या हुआ, चला गया। डायमंड कोहिनूर हीरा है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार मैं फिर आपको लिख के बता देता हूं कि आपकी अभी जो बैचेज चल रही बच्चों उसमें आपकी एक तो नेट जेआरएफ की बैच चल रही है, ठीक है। नेट जेआरएफ की नवजीवन बैच चल रही है नेट जेआरएफ की, ठीक। और दूसरी जो है आपकी सागर बैच चल रही है। तो सागर बैच ये चल रही है आपकी किसके लिए, हरियाणा प्रोफेसर यानी एचपीएससी प्रोफेसर के लिए। आप में से कोई भी बालक अगर जुड़ना चाहता है, दोनों की फीस एकदम इक्वल है, ठीक है, दोनों की फीस इक्वल है, ठीक है। आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर हमारा लिंक है ऐप का, डॉक्टर संजय अत्री एजुकेशन करके ऐप है। आप उस ऐप पे जाके ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां के कोर्स वाले सेक्शन में जाके आप बैच को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई आपको दिक्कत हो रही है तो ये मेरा नंबर है 885806474733। आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है आपको या परचेजिंग में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और बैच से आप जुड़ सकते हैं। तो आप बच्चों हमारे साथ अब जुड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप रिजल्ट आपको मिलेगी, ये मेरा दावा है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा विश्वास दिखाना है। चलिए, थैंक यू सभी को हमारी तरफ से, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।